नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड का। हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, इनके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं और लास्ट में इनका वैल्यूएशंस भी देखेंगे कि कंपनी अभी आपको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि कंपनी करती क्या है। अब कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन किस तरीके की सॉफ्टवेयर कंपनी है? क्योंकि जो इंडिया में जनरली आईटी कंपनी होती है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये सारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, टेलीकॉम हो गई, रिटेल हो गई। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड ये एक टिपिकल आईटी कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल आईटी कंपनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार ये डिजिटल आईटी क्या होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज होती क्या है। अब इसके जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा कि डेटा स्टोरेज के लिए अभी आप क्या यूज करते हो। अब देखिए, अभी हम लोग यूज करते हैं फिजिकल मेमोरी स्टोरेज, जैसे कि अगर फ़ोन में अगर आपको डेटा स्टोर करना होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेमोरी कार्ड। लैपटॉप्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं हार्ड डिस्क। वहीं जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं उनके काफ़ी बड़े बड़े डेटा बेसेज होते हैं। ये कितने बड़े डेटा बेस होते हैं, एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनका जो एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है, लगभग 2 से 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इनका एक एक डेटाबेस का सर्वर होता है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे कितने ज़्यादा रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या हम डेटा को कहीं और स्टोर कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम डेटा को डिजिटली भी स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पे? क्लाउड स्टोरेज में। तो हम डेटा को क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारा फिजिकल स्टोरेज है, ये जो क्लाउड स्टोरेज उसका एक अल्टरनेटिव है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज का। तो चलिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया। बाकी और कौन कौन से डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे हैप्पीएस्ट माइंड काम करती है, वो मैं आपको बताऊंगा जब कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो अब देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट क्या है। अब देखिए, कंपनी के जो फाउंडर एंड चेयरमैन है अशोक सूता साहब, जिनकी यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। अब इनके बारे में बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी जो है माइंट्री को फाउंड किया है। तो ये माइंट्री के फाउंडर रह चुके हैं। माइंट्री अभी आपको पता होगा इंडिया में एक बहुत ही सक्सेसफुल आईटी कंपनी है। अभी मार्केट कैप वाइज इंडिया में ये लगभग 6th या 7th नंबर पे आ चुकी है। अगर काउंट करूँ मैं तो टीसीएस पहली है, इन्फोसिस सेकेंड, विप्रो एचसीएल 4, उसके बाद टेक महिंद्रा 5, एलटीआई 6 और 7वें नंबर पे आपकी माइंट्री आती है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। और इनके बारे में एक बात बताऊं, इन्होंने एक बुक लिखा है आइडिया टू आईपीओ। इस बुक में इन्होंने बताया है एंटरप्रेन्योर के बारे में कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था और इनका एक 10 ईयर से पुराना मैंने 2-3 इंटरव्यू देखा जब ये हैप्पीएस्ट माइंड को स्टार्ट करने वाले थे, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत ही कॉमन पाई। इनका जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो 2 वर्ड था उसमें, एक आइडिया और दूसरा माइंड। अब देखिए, जो इनकी पहली कंपनी थी माइंट्री, उसमें भी इन्होंने माइंड माइंड रखा हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड जो दूसरी कंपनी इन्होंने बनाई वहाँ पे भी माइंड रखा हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत ही थिंकिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा सोचने पर ध्यान देते हैं। इस बुक में इन्होंने मेंशन किया था कि कभी भी जब आपके पास आइडिया आता है तो उस आइडिया के साथ आपको कम से कम 7 से 8 महीने का समय देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में आइडिया ठीक है, तब जाके आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहिए, अपनी कंपनी बनानी चाहिए। सेम चीज़ देखिए, इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड जब स्टार्ट करी थी तो उसमें भी लगाई थी। जब ये माइंट्री में काम कर रहे थे तो इन्होंने सोचा था कि इनको एक नई कंपनी बनानी है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया कि किस टाइप की कंपनी मैं बनाऊंगा। अगेन, एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी तो नहीं बना सकता, क्योंकि माइंट्री इन्होंने ऑलरेडी बना दी थी, जो कि लगभग टीसीएस या इन्फोसिस के तरीके ही काम करती है, सेम उसी सेक्टर में काम करती है। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद इनके दिमाग में आया था कि ये जो है डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखिए तो उस टाइम पे बहुत कम ही कंपनी थी जो डिजिटल बिजनेस कर रही थी। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद जो है इस सेक्टर को चुना था। तो यहाँ से भी आप देख पा रहोगे रिसर्च वाइज ये कितने अच्छे रिसर्चर्स हैं, कितना ज़्यादा ये जो है मतलब एक तरीके से कह लीजिए आप तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ को करने से पहले। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद थोड़ा सा इनका बेसिक डिटेल्स देखते हैं, एजुकेशन वगैरह। तो इनके करियर के बारे में तो देखिए, इनका ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से हुआ था। उसके बाद इन्होंने एमबीए करा था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। इसके बाद इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट विप्रो में काम किया था, प्रेसिडेंट के रोल पे 15 ईयर्स तक के लिए, 1984 से 1999। फिर 1999 में इन्होंने विप्रो को छोड़ दिया और इन्होंने माइंट्री की स्थापना करी थी और वहाँ पर इन्होंने काम किया था एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और फिर उसके बाद 2011 में इन्होंने माइंट्री को भी छोड़ दिया और इन्होंने स्टार्ट करा था हैप्पीएस्ट माइंड। वहाँ से जो है हैप्पीएस्ट माइंड की एक हैप्पी जर्नी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस कैलकुलेट करोगे ये तो लगभग 35 ईयर प्लस का यहाँ पे एक्सपीरियंस इनको है, अशोक सूता साहब को। तो एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत ही कैपेबल मैनेजमेंट है यहाँ पे।
अब उसके बाद चलिए यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो जैसा मैंने बोला, कंपनी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो ये जो कंपनी मेनली डील्स विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। अब कौन कौन से डिजिटल आईटी बिजनेसेस करती है, अगर उसको मैं देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर आता है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि क्लाउड भी बोलते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया। उसके बाद सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सेकेंड थर्ड चीज़ यहाँ पे एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या क्या आता है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अब देखिए, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा फील्ड है, मशीन लर्निंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसको थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे होंगे, सामने से एक कार आती है, आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो खुद से कि अगर मैं रोड से हट जाऊँ अदरवाइज मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये आपकी इंटेलिजेंस है। लेकिन मान लीजिए कोई सड़क पे कार आ रही हो और सामने से कोई एक मशीन जा रही हो, कोई रोबोट जा रहा हो, तो रोबोट को ये नहीं पता है कि कार से मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन हम किसी तरीके से रोबोट में ऐसी प्रोग्रामिंग करते और रोबोट को बता दें कि तुम्हारे सामने कोई कार आ रही है या इनफैक्ट कोई भी ऑब्स्टिकल है तो तुम्हें उसके सामने से हट जाना है। तो ये देखिए, रोबोट के पास ऐसी नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं थी, रोबोट ऐसा पहले नहीं सोच पा रहा था। ये इंटेलिजेंस हम ह्यूमन ने उसके अंदर डाल दी है। इस वजह से इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मशीन लर्निंग एक इसी का पार्ट होती है। एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर आप गूगल में कभी कुछ सर्च करते हो तो गूगल सर्च आपको कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सजेस्ट करने लगता है। वो कैसे सजेस्ट करता है, क्योंकि वैसा ही सर्च बहुत सारे लोगों ने गूगल पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो मशीन क्या करती है, खुद से सीखती है। अपने जो उसके जो पुराने इवेंट हो चुके हैं उसके बेसिस पे मशीन सीखती जाती है। गूगल सर्च भी सीखता जाता है कि यार पहले उन लोगों ने ऐसा सर्च किया था, ये आदमी भी सर्च कर रहा है तो हो सकता है वही सारी चीज़ें सर्च करने वाला है, इस वजह से वो पहले ही आपको सजेशन देने लगता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग है डिजिटल आईटी में वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जैसे इसका नाम है थिंग्स के लिए इंटरनेट। अभी देखिए, हम लोग इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए दो चीज़ें हैं, दो थिंग्स है, जैसे कि लैपटॉप्स और मोबाइल, ये दोनों अगर मान लीजिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने जो स्मार्ट कार का कंसेप्ट सुना होगा, दो कारें अगर आप आमने सामने से आ रही हैं, एक दूसरे को देख के वो खुद ही रुक जाती हैं, वहाँ पर टक्कर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों कारें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं। इसको बोलते हैं, और ये होता कैसे है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए। मतलब हम डिफरेंट जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें यूज होने वाली हैं उसको अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कुछ और एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लीजिए आपकी डेली लाइफ में आपका अगर वाईफाई खत्म होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। आपका गैस खत्म होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। आपके छत के ऊपर पानी की टंकी रखी है, वो खत्म होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपके जो है मोबाइल पे आ जाए। मतलब ये सारी चीज़ें अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे किसी तरीके से, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका जो लास्ट चीज़ यहाँ पे ब्लॉकचेन, इसका यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी में। जनरली जो फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं उनमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, वो भी जो है ब्लॉकचेन के लिए को यूज करके ही मेंटेन किया गया है। तो ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस मॉडल। आई होप कि इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि ये कंपनी करती क्या है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले मैं ये जरूर देखूंगा कि वो इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो कर रही है। जिस रेट से इंडस्ट्री ग्रो करती है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो इंडस्ट्री के रेट से ही या इवन उससे थोड़ा ज़्यादा ही रेट से ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गार्टनर, अब गार्टनर क्या है, एक अमेरिकन की बहुत बड़ी MNC कंपनी है जो कि यही रिसर्च वगैरह करती है कौन सी इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करने वाली है। तो इस गार्टनर के अनुसार ये जो डिजिटल बिजनेस है आने वाले 5 सालों में 16% CAGR से ग्रो करने वाले हैं। चलिए, इंडस्ट्री 16% से ग्रो करेगी तो हमारी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड बीइंग अ पायनियर इन डिजिटल बिजनेसेस, मतलब डिजिटल बिजनेस में ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश कर रखा है और इसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इस वजह से आने वाले 5 सालों में ये कंपनी 25% के CAGR से ग्रो करने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और इसी वजह से ये कंपनी मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलिए, हमारी कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो करने वाली है, ये चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पर रिवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि डिजिटल बिजनेस करती है कंपनी, काफ़ी इनका जो मेजॉरिटी रिवेन्यू डिजिटल से आता है। तो डिजिटल में भी ये कहाँ कहाँ से कितने पैसे कमाते हैं, तो अगर इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी कमाती है 44.2% वो डिजिटल IT यानी इंफ्रा से। उसके बाद 20.9% कमाती है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से। 9.1% कमाती है सिक्योरिटी से। उसके बाद 12.9 कमाती है कंपनी एनालिटिक्स यानी AI से। उसके बाद 9.5 कमाती है कंपनी IoT से। और बाकी 3.4 जो है अदर बिजनेस से कमाती है। अब किस किस इंडस्ट्री को ये टैकल करते हैं, अगर इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ये पैसे कमाते हैं 24.1% वो एडुटेक से। अब एडुटेक क्या होता है, ये बहुत ही नया सेगमेंट है, कह लीजिए आप, अभी उभर के आ रहा है। एग्जांपल के लिए इंडिया में भी आपको पता होगा बायजूस है,
और अनअकैडमी है, ये कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है और इसमें कंपनी ऑलरेडी जो है 24% से रिवेन्यू कमा रही है। तो कंपनी का फ्यूचर आप देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी ब्राइट लग रहा है। बाकी 13.5% लगभग हाईटेक से आता है, उसके बाद 8.6 रिटेल से आता है, देन अगेन 14.8% इनका आता है BFSI यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से, 7.7% आता है इंडस्ट्रियल से, 7.1 मैन्युफैक्चरिंग से और 10.2 आता है इनका अदर सेगमेंट से। ये हो गया इनका रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप। अब थोड़ा कंपनी देखते हैं कंपनी कहती क्या है। एज दे से बोर्न डिजिटल एंड बोर्न अलाइव, ये कंपनी का जो है लोगो में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डिजिटल का मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप सोच के देखिए, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके 4 पार्ट होने वाले हैं, राइट। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। अगर मान लीजिए आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो ये पहला वाला पार्ट अपना करेगा, तब तक ये सारे वेट करेंगे। फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो उसको लेकर सेकंड वाला ये अपना पार्ट करेगा, फिर ये खत्म होगा तो उसको लेकर थर्ड वाला अपना पार्ट करेगा, फिर यहाँ पे फोर्थ वाला करके फाइनल यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट वाले ने कुछ गलती कर दी और यहाँ पे ये नहीं पकड़ा गया, ये नहीं, यहाँ फोर्थ वाले आने के बाद ये पकड़ा गया कि फर्स्ट वाले ने कुछ तो गलती करी थी। अभी इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा कोड खत्म करना पड़ेगा, इसका काम भी दोबारा, इसका काम भी दोबारा, क्योंकि यहाँ पे गलती इसने करी थी तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले से, राइट। तो यहाँ पे देखिए इन केस में जो चारों केसेज हैं सबका पूरा का पूरा काम खराब हो गया। लेकिन आप इसको सोच के देखिए, अगर मान लीजिए इन्होंने इस तरीके से किया, ये 1 2 3 4, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसको ये क्या कर रहे हैं, पैरेलली अपना जो है कोड डेवलप कर रहे हैं। सबका जब काम खत्म हो गया तो ये चारों जो है इसको एक साथ लाएंगे, यहाँ पे चारों को एक सिंक करके यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी इस केस में मान लीजिए ये जो फर्स्ट वाले का अगर कोड खराब भी हो गया, कुछ गलती थी, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली इस वाले कोड को लेके इसको ठीक करना पड़ेगा, इस वाले जो बाकी 3 कोड है इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है और पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, और इसी को बोलते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पे कंपनी की बात करें किस हद तक ये जो इनको फॉलो करती है, तो अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में कंपनी लगातार जो है अपना रेवेन्यू 97% से बनाई हुई है। अब देखिए 2019 में 97.2% जो रेवेन्यू कंपनी का था डिजिटल से आया था। 2020 में 96.9 तो लगभग 97 ही। 2021 में अगर आप देखिए तो 96.8 तो लगभग 97% कंपनी मेंटेन की हुई है। वहीं अगर एजाइल की बात करें तो कंपनी लगातार यहाँ पे ग्रो कर रही है। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 71.1% था एजाइल मेथोडोलॉजी से, उसके बाद 2020 में बढ़ के हो गया 87.9, और अगर अभी लेटेस्ट ईयर में देखिए 2021 में तो ये बढ़ के हो गया लगभग 94%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 97% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो डिजिटल है। वहीं अगर एजाइल की बात करें तो लगभग 94% रेवेन्यू जो है इनका एजाइल मेथोडोलॉजी से आता है। तो ये जैसा अपने लोगों में बोलते हैं सेम चीज़ यहाँ पे ये जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल देखेंगे। फाइनेंशियल में सबसे पहले देखते हैं इनका रेवेन्यू ग्रोथ। तो रेवेन्यू अगर ग्रोथ की बात करें तो पिछले 4 सालों में कंपनी ने यहाँ पे CAGR 18% का दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है, 18% का CAGR। उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो अगर आप EBITDA देखिए तो 2018 में था ये 762 करोड़, फाइनेंशियल 21 में ये बढ़ के हो गया 21,573 करोड़। और यहाँ पे अगर आप CAGR देखिए तो 205% के CAGR से ग्रो कर रहा है, विच इज़ एक्सेप्शनल ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे 5 सालों में। और यही नहीं, अगर यहाँ पे मार्जिन की बात करें, जो प्रॉफिट मार्जिन है ये देखिए कंटिन्यूसली कितनी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहा है। 2018 में जो इनका प्रॉफिट मार्जिन था केवल 1.6% का था, अगले साल बढ़ के हो गया 11%, फिर 15.8%, और लेटेस्ट ईयर में तो ये बढ़ के हो गया 27% का मार्जिन, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, फ्री कैश फ्लो। अब देखिए फ्री कैश फ्लो क्या होता है, फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन जो एबिटा से निकल के आता है। ये जो एबिटा है, एबिटा इससे अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपका फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। अब देखिए 2018 में कंपनी का एबिटा था 762 लाख, और यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो यानी इसमें से आप अगर एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो इनका फ्री कैश फ्लो था 649। अगर कन्वर्जन रेट देखिए तो 85% का था, मतलब 100 रुपये कमाया था उसमें से तो जो भी खर्चा निकालने के बाद 85% जो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था फ्री कैश फ्लो में। अब देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, 19 में ये बढ़ के हो गया 98.8%, 20 में 99.6%, 2020 में 99.6%। यानी कंपनी जितना कमाती है उसमें बहुत मामूली से यहाँ पे जो एक्सपेंस हो रहा है, बाकी सारा पैसा जो है कंपनी फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट कर ले रही है। और ये बहुत ही इफिशियंट बिजनेस है, मतलब अच्छा इफिशियंसी होने का ये सबसे अच्छा जो है आप कह लीजिए इंडिकेटर हो सकता है। वहीं अगर आप ग्रोथ देखिए फ्री कैश फ्लो में तो 221% का CAGR है, विच इज अगेन एन एक्सेप्शनल ग्रोथ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ
आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ चेक्स करेंगे कि कंपनी कैसा कर रही है। तो जो सबसे पहला यहाँ पे इंडिकेटर है वो है यूटिलाइजेशन का। अब यूटिलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी के पास अगर 100 एम्प्लॉई हैं तो उसमें से कितने एम्प्लॉई अभी जो है यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब कंपनी उनको लेके काम कर रही है। अभी लेटेस्ट ईयर में ये कंपनी के लिए 79.5, तो लगभग 80% का यूटिलाइजेशन है। मतलब अगर कंपनी के पास 100 एम्प्लॉई हैं तो उसमें से 80 एम्प्लॉई अभी काम कर रहे हैं, राइट। बाकी के 20 एम्प्लॉई हो सकता है इसमें से कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बेंच पे बैठे हो क्योंकि काम नहीं है। 80% का यूटिलाइजेशन रेट एक बहुत ही अच्छा रेट है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। वहीं अगर मैं ऑफशोर और ऑन साइट की बात करें तो लगभग 95% लोग ऑफशोर में काम कर रहे हैं, 5.1% के आसपास लोग जो है यहाँ पे ऑन साइट पे काम कर रहे हैं दोस्तों। उसका यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर वो है एट्रिशन का। अब एट्रिशन क्या होता है कि कितने लोग यहाँ पे जो साल में कंपनी को छोड़ के भाग जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2019 में ये था 25.2%, अभी 21 में घट के हो गया 12.4, तो लगभग आधा हो गया है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखिए एट्रिशन जितना ज़्यादा कम हो वो उतनी ज़्यादा अच्छा होता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए जितने एम्प्लॉई आपके कंपनी को छोड़ के जाएंगे उसके बदले जब नए एम्प्लॉई आएंगे तो पहली बात कि जो रिक्रूटमेंट का खर्चा आता है एचआर वगैरह को देना पड़ता है, राइट। मतलब कई सारे राउंड्स कराने पड़ते हैं इंटरव्यू, ये अलग खर्चा आएगा। उसका जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो 2 4 6 महीने आपको जो है ट्रेनिंग देने में चले जाएंगे। इस वजह से देखिए आपके पास एक एडिशनल खर्चा आ रहा है। इस वजह से जो एट्रिशन होता है जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और अभी देखिए कंपनी का एट्रिशन पिछले 2 3 सालों में आधा हो गया है, 12.4% का यहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत ही अच्छा नंबर है। अब देखिए सारे पैरामीटर पे कंपनी बिल्कुल कमाल करती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स कंपनी का कमाल है, ग्रोथ भी कंपनी का कमाल है। अब चलिए थोड़ा सा कंपनी का स्वाट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को मैंने सेम एक ही में कंबाइन कर दिया है और उसको यहाँ पे मैंने नाम दिया है कंपेटिटिव एडवांटेज देखेंगे कंपनी का। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली कैपेबल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में मैंने शुरू में एक बहुत ही अच्छी कमेंट्री दी, किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दो कंपनी को इस्टेब्लिश किया हुआ है। माइंट्री ऑलरेडी एक मतलब लार्ज कैप हो चुकी है, हैप्पीएस्ट माइंड भी लगभग एक काफ़ी जो है मिड कैप अभी हो चुकी है। दोनों कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है, इनका थिंकिंग प्रोसेस कितना बेहतरीन है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन करी थी। तो मैनेजमेंट तो बिल्कुल लाजवाब है इनका, कोई डाउट भी नहीं है उसमें। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल, इनके बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट लगभग 173 क्लाइंट्स है और उसमें जो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। उसका जो थर्ड चीज़ है वो है इनका ग्लोबल रीच और कस्टमर स्टिकीनेस। अब इसको थोड़ा सा दिखाऊं कितना बड़ा है ये, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया ग्लोबल रीच, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अक्रॉस 7 कंट्रीज जो इनका बिजनेस फैला हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने बताया क्लाइंटेल की बात की, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल, उसमें देखिए टोटल इनके पास 173 क्लाइंट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली कस्टमर स्टिकीनेस। अब इस कस्टमर स्टिकीनेस का क्या मतलब होगा, जो इनका बिजनेस है 87% जो बिजनेस है वो रिपीटेड बिजनेस है। रिपीटेड बिजनेस का क्या मतलब होगा कि हर बार जो है इसी 100 रुपये अगर कंपनी कमाती है तो उसमें से 87 रुपीज़ अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कमाती है, बाकी का 13 रुपया जो है नए क्लाइंट से कमाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इनके क्लाइंट्स है हैप्पीएस्ट माइंड को ये छोड़ के जा नहीं रहे हैं, इनका बिजनेस कंटिन्यूअस जो है इन्हीं से हर साल आता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो मैंने बोला है कस्टमर काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल बताया, तो नंबर आप देखिए 173, उसमें भी देखिए 46 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि 42,000 के अंतर्गत आते हैं, इवन फोर्ब्स 200 की लिस्ट में भी आते हैं। और ये $1 बिलियन कॉर्पोरेशन है ये जो 46 कंपनीज हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़ा और कितना स्ट्रांग इनका क्लाइंटेल बेस है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कंपनी का जो 97% बिजनेस है वो डिजिटल है और इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा और डिजिटल बिजनेस होने की वजह से कंपनी का मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसी मार्जिन की वजह से कंपनी का ROC और ROE नंबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 31.2% का ROC है और ROE तो लगभग 29.8, अगेन 30% के आसपास का है। वहीं अपॉर्चुनिटी साइड में देखिए तो कंपनी का जो ग्रोथ है 25% का CAGR से कंपनी ग्रो करने वाली है, विच इज़ अगेन इन एक्सेप्शनल ग्रोथ। अगर आने वाले 5 सालों में इस रेट से ग्रो कर जाती है तो श्योर शॉट आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला है इस कंपनी से। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का रिस्क देख लेते हैं। कंपटीटिव एडवांटेज तो हमने देख ही लिया, तो रिस्क में जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे निकल के आता है कि ये जो कंपनी है ये फैमिली रन बिजनेस नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे सक्सेसर ढूंढने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए इंडिया में जनरली जितने बिजनेसेज होते हैं वो फैमिली रन बिजनेस होते हैं। अंबानी फैमिली ले लीजिए, अदानी फैमिली, टाटा फैमिली, उसके बाद बिरला फैमिली ले लीजिए। इवन आप IT इंडस्ट्री में ही देख लीजिए, तो अगर आप विप्रो का एग्जांपल ले लीजिए तो विप्रो में पहले अजीम प्रेमजी थे, राइट। अभी उनके बेटे कंपनी को चला रहे हैं जब इन्होंने जब स्टेप आउट कर लिया। वहीं अगर आप HCL टेक्नोलॉजी को भी देख लीजिए तो यहाँ पे पहले शिव नादर जी साहब थे, अभी ये हट गए हैं तो इनकी बेटी आ गई है बोर्ड पे। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एक फैमिली से चला आ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप इसमें देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में, तो जो अशोक सुता साहब हैं उनकी फैमिली से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी बड़े पोजीशन पे यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में काम कर रहा होगा। सेम चीज़ देखिए इन्फोसिस के साथ हुई थी, जब नारायण मूर्ति और नीलेकानी साहब जो निकल गए थे तो वहाँ पे कोई उनका सक्सेसर नहीं था। तभी आप देखोगे इन्फोसिस में 2 से 3 यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे जो है
विसिल ब्लोअर इंसिडेंट हो चुके हैं कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है। हालांकि वहाँ से कुछ निकल के नहीं आता, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें इन्फोसिस में निकल ही आती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप देखो ना तो कभी विप्रो में आएंगी, ना ही कभी एचसीएल में, ना ही कभी टीसीएस में, क्योंकि वहाँ पे फैमिली रन बिजनेस है, तो सक्सेसर रहते हैं उसी फैमिली से। ये इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होने के रिस्क चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पर जो सेकंड रिस्क है वो है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। कंपनी का जो मेजॉरिटी रिवेन्यू आता है लगभग 68% के आसपास वो अमेरिका से आता है। तो कल को मान लीजिए अमेरिका से हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है इसका कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो है टू मच डिपेंडेंसी ऑन फ्यू क्लाइंट्स। अगर यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी वो दिखाएं तो कंपनी का जो 13.8 लगभग 14% रिवेन्यू है इनके टॉप 1 क्लाइंट से आता है। अब सोच के देखिए इस क्लाइंट पे इस कंपनी का कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी है। कल को ये क्लाइंट छोड़ के चला जाए तो कंपनी का 14% रिवेन्यू तो बिल्कुल ऐसे ही चुटकी बजाए खत्म, राइट। उसके बाद देखिए टॉप 5 पे 31.4% का डिपेंडेंसी, टॉप 10% जो टॉप 10 क्लाइंट है वहाँ से 46% रिवेन्यू आ रहा है। तो यार कंपनी के पास टोटल 173 क्लाइंट्स हैं, उसमें से खाली 10 क्लाइंट से इनका जो आधा पैसा आ रहा है कंपनी का, बाकी के 163 से आधा पैसा आ रहा है। तो अब सोच के देखिए इन टॉप 10 क्लाइंट्स पे जो है कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। यहाँ में से अगर कोई भी 1-2 क्लाइंट यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, कंपनी के रेवेन्यू पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिस्क हो सकता है। उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्ट्रॉन्ग कंपटीटर। अब इंडिया में देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, ये बहुत बड़ी कंपनी है। हैप्पीएस्ट माइंड से इवन 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे जो इनका मार्केट कैप है। अब सोच के देखिए अभी तो ये मान लीजिए डिजिटल बिजनेस में है बट इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। कल को मान लीजिए ये डिजिटल बिजनेस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए तो वहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा, और हैप्पीएस्ट माइंड के जो मार्जिन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। मार्जिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। अब कंपनी का थोड़ा सा वैल्यूएशन देखेंगे। अब देखिए कंपनी का 7-8 लगभग 9 महीने पहले आईपीओ आया था। आईपीओ का जो बैंड प्राइस था वो 165 रुपीज़ था। अभी शेयर लगभग 860 पे ट्रेड कर रहा है। तो अपने आईपीओ से पिछले 9 मंथ में शेयर ऑलरेडी लगभग 5 टाइम्स बढ़ चुका है। और अगर पी वाइज बात करूँ तो कंपनी लगभग 70 के ऊपर पी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जो आईटी का जो एवरेज पी होता है वो 30 के आसपास होता है। तो नो डाउट यहाँ पे जो कंपनी थोड़ी सी महंगी नज़र आ रही है। बल्कि आप सारे पैरामीटर पे कंपेयर कर लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सबसे यहाँ पे महंगी आपको दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पे पी से ज़्यादा यहाँ पे मैं एक रेशियो देखता हूँ किसी भी आईटी कंपनी को वो करने के लिए, और वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का ये निकल के आ रहा है 16.3%। अब वहीं इसको अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी सारी कंपनियों से तो इसको मैं सबसे कंपेयर नहीं करूँगा, इसको मैं कंपेयर करूँगा एलटीआई यानी लार्सन टुब्रो एंड इन्फोटेक से। वो क्यों? क्योंकि देखिए ये सब सारी से कंपनी मैंने स्टार्टिंग बताया सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है। लेकिन अगर एलटीआई की बात करूँ तो एलटीआई का 46% जो रिवेन्यू आता है वो डिजिटल बिजनेस से ही आता है, जैसे कि यही क्लाउड वगैरह हो गया, आईओटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब से आता है। तो इस वजह से मैं इसको एलटीआई से कंपेयर करूँगा। लेकिन एलटीआई से अगर आप कंपेयर करोगे तो पी वाइज कंपनी का जो है पी एलटीआई से दुगना है। अगर प्राइस टू सेल्स देखिए दुगने से भी ज़्यादा लगभग 3 गुने के आसपास है। अब देखिए हैप्पीएस्ट माइंड चूंकि ज़्यादा रेट से ग्रो कर रही है एलटीआई के हिसाब से, तो मैं एलटीआई इतना वैल्यूएशन इसको नहीं दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएशन मैं दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए जो प्राइस टू सेल्स है यहाँ पे एलटीआई का 5.5, इसका अगर मैं डबल वैल्यूएशन भी दे दूँ हैप्पीएस्ट माइंड को, तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो वैल्यूएशन होना चाहिए लगभग 10 के आसपास का प्राइस टू सेल्स होना चाहिए। अगर 10 के प्राइस टू सेल्स से अगर मैं इसका प्राइस निकालने की कोशिश करूँ हैप्पीएस्ट माइंड का, तो 520 के आसपास निकल के आता है, जो कि एक फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन से के हिसाब से निकल के आ रहा है। विच इज अगेन क्योंकि कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो कभी भी ये कंपनी यानी हैप्पीएस्ट माइंड आपको फेयर वैल्यू पे नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 25% सीएजीआर से कोई भी कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपको इतनी सस्ती तो नहीं मिलने वाली है। तो एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा, भले ही यहाँ पे जो फेयर प्राइस 520-550 के आसपास निकल के आ रहा है, लेकिन कंपनी चूंकि इतनी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो आपको हर एक डिप में इस कंपनी को खरीदना है। कोई भी करेक्शन छोटा बड़ा 10% 15% का जो करेक्शन आता है इस कंपनी में आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कोई भी डिप वगैरह आती है तो। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर यहाँ तक आप आ चुके हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके आप बताओ नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी कंपनी पे चाहते हो जिसका मैं इस तरीके से डिटेल एनालिसिस करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।